अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले के 4-5 पार्ट में हम लोगों ने बेसिक अर्निंग पर शेयर, बोनस इशू, राइट इशू, इन सभी का हमने 100% क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल जितना एडजस्टमेंट हो सकता था सारा हमने किया। और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के बारे में। और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के साथ हमारा AS20 जो है ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग ICAI का पूरा A to Z क्वेश्चन जो है अर्निंग पर शेयर का वो कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MTP RTP कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को अगर AS20 का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग 100% गारंटी के साथ सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही मज़ेदार, कितना ही बड़ा या कितना ही लेंदी क्यों ना हो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में क्या होता है, बेसिकली हम लोग बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। हम लोग बेसिक अर्निंग पर शेयर ये कैलकुलेट करते हैं और फिर उसमें एडजस्टमेंट करते हैं किसका, डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर का। बस इसका एडजस्टमेंट अगर हम लोग कर देंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर में तो हमारा क्या बन जाएगा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होता है, चलिए अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आप लोगों ने जब 5-6 क्लास में साइंस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा दो एसिड के बारे में, कॉन्सनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। तो जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता था वो क्या होता था, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। और जो डाइल्यूटेड एसिड होता था वो क्या होता था, वो कमज़ोर होता था। डाइल्यूटेड क्या होता था, कमज़ोर होता था। तो वहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि ये डाइल्यूटेड जो है, ये डाइल्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये कमज़ोर करता है। डाइल्यूटिव क्या करता है, कमज़ोर करता है। किसको, रेशियो को। डाइल्यूटिव क्या होता है, रेशियो को कमज़ोर करता है। रेशियो को कमज़ोर करता है। कौन सा रेशियो कमज़ोर करता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो है वो एक रेशियो है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझाया था और थ्योरी में भी बताया है। तो ये क्या करेगा कि अर्निंग पर शेयर को क्या करेगा, कमज़ोर करेगा, रेशियो को कमज़ोर करेगा। और ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होता है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो है ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनने वाला, वो शेयर जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनने वाला, फ्यूचर में ये क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर बनने वाला। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अभी मैं आपको समझाऊंगा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का, फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनने वाला। तो क्या एडजस्टमेंट करना है, डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब वो इक्विटी शेयर जो फ्यूचर में इशू होगा और उसके वजह से रेशियो क्या होगा, बेसिक अर्निंग पर शेयर का कमज़ोर होगा। रेशियो कमज़ोर होने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर मान लो 4 है और डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर में जब हम लोग निकालेंगे तो डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट क्या होगा, उसके वजह से ये रेशियो जो हमारा घट के 3 हो जाएगा या 3.5 हो जाएगा। मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो इसका 5 स्टेप है। सबसे पहले तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करो, उसके बाद आइडेंटिफाई करो पोटेंशियल इक्विटी शेयर, मतलब कौन कौन सा जो इक्विटी शेयर है वो पोटेंशियल है, क्या क्या जो है हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसको आइडेंटिफाई करो। फिर उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट कैलकुलेट करो। फिर चेक करो कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो डाइल्यूटिव है कि नहीं, मतलब वो रेशियो को कमज़ोर करने वाला है या नहीं। अगर रेशियो को कमज़ोर करने वाला होगा, डाइल्यूटिव होगा, तो ही हम उसको कैलकुलेशन में लेंगे। अगर वो डाइल्यूटिव नहीं हुआ, मान लो एंटी डाइल्यूटिव है, उसके वजह से रेशियो और मजबूत हो जा रहा है, मतलब 4 था बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक ऐसा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है जिसके वजह से जो है क्या हो जा रहा है, ये बेसिक अर्निंग पर शेयर हमारा 5 हो जा रहा है। तो मतलब ये तो कोई इफेक्ट डाल नहीं रहा, मतलब कमज़ोर कर नहीं रहा है रेशियो को, तो ये एंटी डाइल्यूटिव कहा जाएगा। तो एंटी डाइल्यूटिव को जो है हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे DEPS। तो उसके बाद चेक हो गया कि डाइल्यूटिव है कि नहीं, उसके बाद बेसिक अर्निंग पर शेयर में जो उसका इफेक्ट है उसको एडजस्ट कर दो। अब देखो
कॉन्सेप्ट क्या पोटेंशियल इक्विटी शेयर का, वैसे मैंने थ्योरी में लिख दिया पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ, उसके बाद थ्योरी भी हम लोग जो है हैंड रिटन नोट से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या समझने वाला चीज़ है। 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके तो समझ जाओ वो क्या पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। वो 3 कंडीशन क्या, हुज कंसिडरेशन हैव बीन रिसीव्ड इन कैश, जिसका कंसिडरेशन मिल गया है, जिसका कंसिडरेशन मिल गया है। हुज इक्विटी शेयर विल बी इशूड इन फ्यूचर, जिसका इक्विटी शेयर हम फ्यूचर में इशू करेंगे। एंड सच कंसिडरेशन हैव बीन यूज्ड इन बिजनेस, और जो कंसिडरेशन मिला वो बिजनेस में यूज हो गया। मैंने बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल भी ड्राफ्ट किया। जैसे देखते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब फ्यूचर में ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, देखो फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला। तो देखो क्या इसका कंसिडरेशन मिल गया है, क्या व्हिच कंसिडरेशन हैव बीन रिसीव्ड, यस इसका कंसिडरेशन मिल गया। क्या इसके बदले में फ्यूचर में जो है इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, हाँ किया जाएगा। क्या जो कंसिडरेशन मिला हमको ये डिबेंचर का वो बिजनेस में यूज हो गया, हाँ यूज हो गया। तो ये क्या, ये हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। क्या है तीनों कंडीशन, कि कंसिडरेशन मिल गया हो या तो कैश में या तो काइंड में, या फिर एंड उसका इक्विटी शेयर जो इशू किया जाएगा फ्यूचर में, और फिर सच कंसिडरेशन हैज़ बीन यूज्ड इन बिजनेस। अगर एक भी कंडीशन वायोलेट हुआ तो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं माना जाएगा। इसी तरीक़ा से दूसरा एग्जांपल है डिबेंचर। सिर्फ डिबेंचर लिखा हुआ, क्या डिबेंचर का कंसिडरेशन मिल गया, हाँ मिल गया। क्या इसके बदला में फ्यूचर में कोई शेयर इशू किया जाएगा, इसको क्या, नहीं। सिर्फ डिबेंचर है तो इसके बदला में फ्यूचर में कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किया जाएगा। क्या कंसिडरेशन बिजनेस में यूज हो गया, हाँ डिबेंचर से जो पैसा आया था वो बिजनेस में यूज हो गया। चूँकि ये एक कंडीशन को वायोलेट कर दिया इसीलिए ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। उसी तरीक़ा से अब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्यूमुलेटिव, ये प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है। क्या इसका कंसिडरेशन मिल गया, हाँ। क्या इसके बदला में फ्यूचर में कोई इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, नहीं। इसका कंसिडरेशन बिजनेस में यूज हो गया तो ये क्या, नॉट पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। उसी तरीक़ा से अगर ये बोल दे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब इसके बदला ये कन्वर्ट होगा बाद में किस में, इक्विटी शेयर में, तो इसका पैसा मिल गया, हाँ मिल गया। क्या ये फ्यूचर में इसके बदला में इक्विटी शेयर इशू होगा, हाँ होगा। क्या इसका कंसिडरेशन बिजनेस में यूज हो गया, हाँ हो गया। तो ये क्या है, हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। इसी तरीक़ा से हमने यहाँ पे 9-10 एग्जाम्पल डाल दिए हैं और इसको आप लोग अच्छे से करेंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ओवरव्यू में। शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, उसी तरीक़ा से इसका मनी जो है रिफंड होने वाला, तो ऑब्वियसली इसका बिजनेस में यूज नहीं होगा ये मनी, तो इसीलिए ये नॉट पोटेंशियल है। फ्यूचर डेट में इशू, और एक ये वाला जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब अभी तक हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन मनी तो ले लिया, एप्लीकेशन से मंगवा लिया पैसा, लेकिन अभी तक शेयर अलॉट नहीं किया, तो क्या कंसिडरेशन मिल गया, हाँ। क्या इसके बदला में फ्यूचर में हम शेयर इशू करेंगे, हाँ। क्या कंसिडरेशन बिजनेस में यूज हो गया, क्या ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी आया है ये बिजनेस में यूज हो गया है, नहीं। क्यों, क्योंकि लॉ कहता है जब तक आप शेयर अलॉट नहीं कर देते हैं तब तक आप जो है पैसे को बिजनेस में यूज नहीं कर सकते हैं। तब तक आपने जो भी शेयर एप्लीकेशन मनी लिया है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। कब तक, जब तक कि आप शेयर को अलॉट ना कर दें। तो इसका कंसिडरेशन जो है चूँकि बिजनेस में यूज नहीं हुआ है इसीलिए ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। फिर फ्यूचर डेट इशू कर देंगे हम, क्या, इक्विटी शेयर। फ्यूचर डेट इशू इक्विटी शेयर, फ्यूचर में हम लोग इशू करने वाले हैं। फ्यूचर में इशू करेंगे तो अभी तो ऑब्वियसली कोई कंसिडरेशन नहीं आया होगा। क्या फ्यूचर में इशू करेंगे, हाँ करेंगे। कंसिडरेशन बिजनेस में यूज हुआ है क्या, अभी कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो फ्यूचर में तो ये बिजनेस में इशू कैसे होगा, तो बिजनेस में यूज कैसे होगा, क्योंकि कंसिडरेशन आया ही नहीं है तो बिजनेस में यूज ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी क्या, पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। उसी तरीक़ा से शेयर वारंट, शेयर वारंट का भी कंसिडरेशन जो है क्या हुआ, मिल गया। शेयर वारंट के बदले में क्या फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू होगा, हाँ। क्या इसका पैसा बिजनेस में यूज हो गया, हाँ। तो ये क्या हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। उसी तरीके से आता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, कोई कंपनी जो है, चलो इसको आगे आ रहा है, इसका बड़ा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डील करेंगे। जब थोड़ा सा अभी ओवरव्यू के लिए समझ लो कि थोड़ा सा कैश आता है ईसॉप में और थोड़ा सा सर्विस लेते हैं एम्प्लॉय से। तो थोड़ा सा कैश आ गया, कंसिडरेशन मिल गया। क्या इसका
फ्यूचर में इशू होगा इक्विटी शेयर, हाँ होगा। क्या इसका कंसिडरेशन बिजनेस में यूज हो गया, हाँ हो गया। तो इसको क्या मानेंगे, पार्टली पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पार्टली क्यों, क्योंकि कैश जो है पार्टली आया और पार्टली आया था सर्विस। उसके बाद है पार्टली पेड शेयर नॉट इंटाइटल टू डिविडेंड, अभी उसको डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, पार्टली पेड इक्विटी शेयर है। कंसिडरेशन आया, हाँ आया, पार्टली पेड ही आया लेकिन आया तो है। क्या इसके बदला में फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, हाँ किए जाएंगे। क्या कंसिडरेशन यूज हुआ बिजनेस में, हाँ हो गया। तो ये क्या, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। मैंने 3 कंडीशन बताया पोटेंशियल इक्विटी शेयर के लिए और ये तीनों कंडीशन को पास कर गया, तो इसीलिए ये क्या, पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। फिर है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर। कंटिजेंटली इशूएबल शेयर क्या होता है, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी किसी के साथ किया और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो जाने पर कंपनी उसको क्या करेगी, उसके बदले में इक्विटी शेयर इशू करेगी। तो वही होता है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर इक्विटी शेयर इशू करेगी, फुलफिल हो जाने पर इक्विटी शेयर इशू करेगी कंपनी, तो उसी को कहते हैं कंटिजेंटली इशूएबल शेयर। तो इसका भी क्या कंसिडरेशन मिल चुका, हाँ मिल चुका। क्या इसका कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो हमको क्या कंसिडर, क्या कॉन्ट्रैक्ट के पूरा हो जाने पर हमको पैसा मिला, पैसा नहीं मिला, सर्विस मिला। कुछ इक्विटी शेयर विल बी इशूड इन फ्यूचर, हाँ इशू होगा फ्यूचर में। और कंसिडरेशन क्या बिजनेस में यूज हो गया, हाँ यूज हो गया। तो ये क्या हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल इक्विटी शेयर का। चलो अब इसको जो है थ्योरी वाले पेपर से भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से जो है मैंने कलर्ड नोट्स में बनाए हैं इसको, देखो यहाँ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज करेंगे तो क्या निकलेगा, बेसिक अर्निंग पर शेयर। यहाँ तक निकलेगा हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर और इसमें जो है इफेक्ट डाल देंगे किसका, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का। तो देखो अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो ये हमारा फॉर्मूला है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का। और एक नोट है यहाँ पे देखो, पोटेंशियल इक्विटी शेयर मीन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर विच इक्विटी शेयर विल बी इशूड ऑन ए फ्यूचर डेट। पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले में जो है इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में उसके बदले में क्या किया जाएगा, इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट देखो, कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया, जिसके बदला में फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू होगा उसके बदला में। तो वो होता है हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर। और यहाँ पे कुछ मैंने पोटेंशियल इक्विटी शेयर के एग्जाम्पल भी डाल दिए हैं, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, वेस्टेड और नॉट ऑप्शंस एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शेयर वारंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टली पेड शेयर नॉट इंटाइटल टू डिविडेंड। ये भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर है क्योंकि तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। फिर है कॉन्टिजेंटली इशूएबल शेयर, और इसका मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई हो जाने पर शेयर इशू करने हैं। फिर एक नोट दिया, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑलवेज अज्यूम इफ पोटेंशियल शेयर्स वर इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ इशू। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब भी तुम कैलकुलेट करोगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर तो कैलकुलेशन के वक्त यह मानो कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर अब इक्विटी शेयर बन चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। जैसे यहाँ पे अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, अगर हम कैलकुलेट करते रहेंगे अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर वाला ये सब फॉर्मूला लगा के हम लोग अगर जब कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है ना, ये इक्विटी शेयर ही है, सिर्फ कैलकुलेट करते वक्त ये मानेंगे। इसको जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पूरा 100% क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलो अब आगे ये रहा हमारा एक प्यारा सा एग्जांपल डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पे। अच्छा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है ये फ्यूचर की बात करता है, इसके बारे में मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बता रखा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 10 लाख रुपये, टैक्स रेट है 25%, 1 अप्रैल 2023 यानी कि ओपनिंग बैलेंस है कंपनी के पास 2 लाख इक्विटी शेयर। 1/5/2023 को बोनस इशू हुआ है, बोनस इशू हुआ ये 1:1 में, बोनस इशू हुआ 1:1 के रेशियो में, यानी कि 1 इक्विटी शेयर के लिए 1 बोनस शेयर मिलेगा। फिर है 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स,
10 लाख के, और ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है वो कितने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे? 10,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। कैलकुलेट करो बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो चलो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करो, बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करो। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो अब देखो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, चूँकि ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिया हुआ। और फिर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बराबर क्या बोले थे फॉर्मूला, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट मिलना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है, 10 लाख। और सबसे पहले इसमें हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस कर दो। इंटरेस्ट जो है 9% है 10 लाख पे, यानी कि 90,000 का इंटरेस्ट है। 90,000 का इंटरेस्ट हम लोग माइनस किए, तो ये आया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, इसी को कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 9,10,000। ये हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसमें से माइनस कर देंगे अगर टैक्स हमारा 25% है। 9,10,000 का 25% होता है 2,27,500। ये हमने टैक्स माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 6,82,500। अब इसमें से माइनस करते हैं हम लोग क्या, प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस वालों को जो देना है वो दे देते हैं। चूँकि क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर है ही नहीं, तो प्रीफरेंस डिविडेंड दिया ही नहीं जाएगा, इसीलिए ये नील है। तो ये बाकी का पूरा प्रॉफिट किसको जाएगा, ये जाएगा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, सारा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। तो ये था हमारा 6,82,500, ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट 2 में वेटेड एवरेज। वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना, 2 लाख इक्विटी शेयर। ये तो पूरे 12 महीना के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा 2 लाख। और फिर आता हमारा बोनस इशू। बोनस इशू जो हुआ, फिर बोनस इशू कितना हुआ, ये भी 2 लाख ही है, क्योंकि 1:1 के रेशियो में हुआ बोनस इशू। और इसके लिए तो हम पूरा 12 महीना कंसीडर करेंगे, पहले ही बता चुके हैं। तो ये हुआ 2 लाख। तो ये वेटेड एवरेज हमारा कितना आ गया, 4 लाख। तो ये यहाँ डिवाइड देते हैं हम लोग 4 लाख, तो ये आता हमारा 1.71। ये था हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर। क्या था हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब देखो जो हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में होता है, उसमें वो क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। वो क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। मतलब आज हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ये शेयर का क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्या निकालते हैं हम लोग, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो चलो देखते हैं कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में मैंने कहा था जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा, उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर हमारे पास क्या, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है यही हमारे पास अभी पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। सोचो अगर ये डिवेंचर होता ही नहीं तो क्या होता, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा होता 10 लाख। सोचना क्या है कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है ही नहीं, क्वेश्चन में ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है ही नहीं।
तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता 10 लाख और इंटरेस्ट कुछ जाता ही नहीं क्योंकि हमारा डिबेंचर है ही नहीं अभी। तो ये हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता कितना, पूरा का पूरा 10 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाता, पूरा का पूरा 10 लाख। और टैक्स तो गवर्नमेंट कोई भी कीमत पे छोड़ने वाली नहीं है, तो 25% टैक्स जो है इस पर लगेगा 2,50,000। 2,50,000 लगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आता, 7,50,000। 7,50,000 क्या था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से जो है प्रीफरेंस डिविडेंड तो देना है नहीं, तो अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या आ जाता है हमारा, 7,50,000। 7,50,000। तो क्या इफेक्ट हुआ पोटेंशियल इक्विटी शेयर का, वो आप लोगों ने अभी देखा कि अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं होते तो अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कुछ और होता, मतलब इसमें जो है डिफरेंस आ जाता। ये डिफरेंस कितने का आता, ये जो डिफरेंस है इन दोनों में ये आता 67,500 का। ये डिफरेंस है 67,500 का, मतलब इतना का इंटरेस्ट जो है, मतलब ये जो इंटरेस्ट हम दिए थे डिबेंचर होल्डर को, अगर डिबेंचर नहीं होता तो ये अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ही होता, मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ही इतना पैसा मिलता। अच्छा, अभी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट जो है ये तो 90,000 दिए हैं, तो ये 67,500 कैसे आ गया, मतलब अगर डिबेंचर नहीं होता तो 90,000 मिलना चाहिए था इक्विटी शेयर वालों को, तो ये 67,500 क्यों मिल रहा, बाकी का पैसा कहाँ गया। तो भाई बाकी का पैसा कहीं नहीं गया, ये जो 90,000 है इस पर 25% टैक्स लग गया। 25% टैक्स तो गवर्नमेंट को पे ही किए हैं ना। यहाँ पे देखो टैक्स कितना है, 2.5 लाख, और यहाँ पे कितना था टैक्स, 2,27,500। मतलब ये जो ज़्यादा टैक्स पे किए हैं, किसका टैक्स है, वो डिबेंचर जो है 90,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट, उसी का 25% टैक्स ज़्यादा पे किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ये आफ्टर टैक्स है, ये जो डिबेंचर है नेट ऑफ टैक्स है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है, नेट ऑफ टैक्स है, इसीलिए यहाँ पे 67,500 दिख रहा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का। अगर वो ना होते तो क्या होता, तो इतना पैसा ज़्यादा मिलता, तो इतना का इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, सेव हो गया। इतना का इंटरेस्ट क्या होगा, सेव हो गया, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग सेविंग इंटरेस्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो आइए इसको और अच्छे से हम लोग करके देखते हैं, और अच्छे से बनाकर देखते हैं इसको। तो कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो अब हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डू कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का लिख दो फॉर्मूला। तो इसमें क्या था, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसमें क्या करना था, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। उसके बाद इसको डिवाइड भी किससे करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ये है हमारा क्या फॉर्मूला। उसके बाद आ जाओ स्टेप 2 पर। स्टेप 2 पर जो स्टेप 1 में तो हम लोग ने बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल ही लिया, तो स्टेप 2 में क्या करना, हम लोग को आइडेंटिफाई करना था पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है ये मैं समझा रहा हूँ बस, ये स्टेप 2 स्टेप 3 बाकी एग्जाम में लिखना नहीं है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या हमारा, 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर। 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये क्या हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर। उसके बाद स्टेप 3 में मैंने क्या बताया था, इफेक्ट। स्टेप 3 में क्या बताया था, इफेक्ट। अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ये जो 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, अगर ये कन्वर्टेबल डिवेंचर ना होकर इक्विटी शेयर होता, अगर ये कन्वर्टेबल डिवेंचर होकर ना होकर इक्विटी शेयर होता, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि इस पर और इस पर क्या फ़र्क पड़ता, तो वो हम लोग ही इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, यदि ये मतलब ये 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर,
कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं होते, यानी कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं होते, अगर ये कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं होते, मैं लिख ही देता हूँ भाई वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर से आप लोगों को। अगर ये कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं होते या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर ना होकर इक्विटी शेयर होते, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर ना होकर क्या होते, इक्विटी शेयर होते, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्या फ़र्क पड़ता, क्या फ़र्क पड़ता, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता। तो इफ़ेक्ट क्या होता, जो इंटरेस्ट का पैसा हमने इस डिबेंचर होल्डर को दिया है वो किसको चला जाता, इक्विटी शेयर वालों को चला जाता, यही ना इफेक्ट होता। तो कितना पैसा चला जाता है इक्विटी शेयर वालों को, टोटल 10 लाख का डिबेंचर था और 9% इस पर इंटरेस्ट था, कितना था 9% इंटरेस्ट, इतना पैसा चला जाता किसको, इक्विटी शेयर वालों को। लेकिन बीच में जो है निर्मला ताई टांग अड़ा दी, बोली भाई 25% पहले टैक्स तो दे मेरे को, उसके बाद भाई इक्विटी शेयर वालों को देना ये पैसा। तो 25% जो है अब चला गया टैक्स, तो बचा कितना 75%। अब इसका बस 75% पैसा ही हमारे पास आने वाला है। कैसे आया 75%, समझ में आया, जैसे 100% पैसा आ जाता, 100% ये डिबेंचर इंटरेस्ट का जो पैसा है ये चला जाता है इक्विटी शेयर वालों को, लेकिन उसमें से 25% जो है गवर्नमेंट ले लिया, बोला पहले टैक्स पे कर उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को देना। तो इतना पैसा जो है किसको मिलता, इक्विटी शेयर वालों को। तो ये आता है 67,500 रुपये किसको मिलते, इक्विटी शेयर वालों को मिलते, इतने रुपए। तो ये था हमारा इफेक्ट किसका, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का। तो चलो यहाँ से जो है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में देख लेते हैं। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आता, 6,82,500 और उसमें प्लस कर दो 67,500, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ा है पोटेंशियल इक्विटी शेयर का, उसका इफेक्ट जो है यहाँ पे डाल दो। बाय में क्या करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कितना आया था 4 लाख, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट डालो। पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना हमारा 10,000, यहाँ देखो पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना था हमारा 10,000, तो इसको यहाँ पर ऐड कर दो, 10,000 को ऐड कर दो। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा पोटेंशियल डाइल्यूटेड ईपीएस है वो आएगा 1.83। देखने वाला बात यह है कि हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आया था 1.71 और हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा 1.83, मतलब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, बेसिक अर्निंग पर शेयर से भी ज़्यादा आ गया। तो देखो मैंने पहले ही बताया था डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या करता है, रेशियो को कमज़ोर करता है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक नोट में, और मैंने वहाँ थ्योरी में भी बता दिया था कि जब भी बेसिक अर्निंग पर शेयर से ज़्यादा हो जाए डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, तो उस केस में जो है क्या होगा, चूँकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज मोर देन बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो इक्वल है बेसिक अर्निंग पर शेयर के, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या आ गया हमारा 1.71 था बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो ये हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस भी क्या हो जाएगा 1.71। तो ये था हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का। चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छी तरीक़ा से जो हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा उसके बाद। तो ये एक और छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है 20 लाख, वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है 50,000, कंपनी हेड 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर 50 लाख जो कि कन्वर्ट होगा 50,000 इक्विटी शेयर में, यानी कि ये क्या हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। अच्छा, टैक्स रेट दिया हुआ 30%, तो इससे टैक्स रेट घटाएंगे, इससे जो है 2 लाख का 30% कितना होता है, 2 लाख का 30% होता है 6 लाख, तो 6 लाख घटाएंगे, बिल्कुल नहीं घटाना है। क्यों, क्योंकि ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी दे दिया हुआ है, इसका मतलब टैक्स जो है ऑलरेडी इसमें घटा हुआ है।
अगर ये EBIT होता तब हम टैक्स घटाते, लेकिन चूंकि ये जो है या फिर EBT होता तो हम टैक्स घटाते, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाल के पहले से ही दे दिया है, इसीलिए इसमें टैक्स पहले से ही घटा हुआ है, तो हम टैक्स नहीं घटाने वाले हैं। फिर से बोल रहा कैलकुलेट करो बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो चलो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। यहीं पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होगा, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 20 लाख बाय वेटेड एवरेज कितना आएगा 50,000, यही हमारा आएगा वेटेड एवरेज। अभी जो कि बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं तो ये क्या आया हमारा 40, ये बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या आया 40। चलो अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर देखते हैं। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर प्लस इफेक्ट क्या होगा इसका पोटेंशियल इक्विटी शेयर का, कि ये जो है 50 लाख का कन्वर्टेबल डिबेंचर है, इसका इंटरेस्ट जो है अब क्या होगा, किसको जाएगा, बताओ बताओ किसको जाएगा, ये जाएगा इक्विटी शेयर वालों को। क्यों, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अब जो है ये क्या बन गया हमारा इक्विटी शेयर बन चुका है। चूँकि हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम क्या एज्यूम करेंगे, ये जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो क्या बन चुका है, हमारा इक्विटी शेयर बन चुका है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारा 50 लाख पे 8% इंटरेस्ट था और इसका टोटल कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि इसमें तो 30% तो गवर्नमेंट टैक्स काट लेगी, तो इसका मिलेगा ओनली 70% रुपया। तो इतना पैसा जो है, इतना पैसा किसको चला जाएगा, इतना प्रॉफिट, और किसको मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। डिवाइड करेंगे इसको, वेटेड एवरेज कितना था 50,000 पहले से, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का, और कितना इक्विटी शेयर आ जाएगा 50,000, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, इफेक्ट किसका डाल रहे हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 22.80, क्योंकि यहाँ देखो बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम है ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली सही है। तो ये था हमारा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का, और आज हम लेक्चर को यहीं रखते हैं, और अगली क्लास में जो है एक लास्ट टॉपिक बच गया हमारा और बहुत मज़ेदार है, उसको भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ के, एकदम समझने वाला टॉपिक है। देखो रटवाने के लिए तो हम रटवा सकते हैं भाई, सबका फॉर्मूला हमारे पास जो है, सबका फॉर्मूला और रटवा भी सकते हैं, लेकिन रटवा के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जो है मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोगों ने अगर शुरू से ये AS किया होगा तो मैं एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया हूँ। पूरे YouTube पे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जहाँ इतना सारा एग्जाम्पल, इतना सारा एडजस्टमेंट करवाया गया। तो चलो दूसरे की बात नहीं करते, हम लोग बस अपना देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया। और ये था हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। और अगली क्लास में जो है मैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में एक छोटा सा बस टॉपिक है, उसको पूरा क्लियर करके ICAI के क्वेश्चन जो है उसके बाद ICAI का A to Z क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, पूरा A to Z। उसके बाद फिर RTP MTP करेंगे और उसके साथ हमारा AS जो है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आने वाले 2 से 3 पार्ट में हमारा AS बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेरी अगर बच जाए, एक भी डाउट अगर बच जाए तो ज़रूर कमेंट कर देना। आई होप कोई भी डाउट या क्वेरी उसके बाद बचने वाला वैसे नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज।